हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों। ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फंक्शन का पूरा बेसिक क्लियर करवा दिया जाएगा। बेसिक अगर आपका क्लियर है अच्छे से तो आप एक कंसेप्ट पे भी 100 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर दूसरी एक ही बात है कि रटना पड़ेगा। तो आप एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जाने के लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप आराम से पूरा टाइम निकाल कर पूरा का पूरा देखें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके अंदर सबसे पहले ही अपन पढ़ेंगे कि ये फंक्शन किसे कहते हैं। रिलेशन अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से ही फंक्शन निकला हुआ है, रिलेशन का ही पार्ट होता है फंक्शन, है ना। तो अपन पहले पढ़ेंगे कि ये फंक्शन है क्या, फिर उसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर 1.2 के अंदर अगर किसी को अभी भी पता नहीं है प्रांत, सहप्रांत और परिसर तो नहीं कर पाओगे। एक एक शब्द, एक एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप इसको बस कंप्लीट देखें और ध्यान लगा के देखें, है ना। स्किप करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट है वो छूट जाएगा, फिर अगला कमज़ोर होगा, ठीक है। स्किप ना करें। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अपन फलनों के प्रकार। इसके अंदर पढ़ेंगे एकीकी फलन, बहु एकीकी फलन, आच्छादक फलन, अंतक्षेपी फलन और सबसे इम्पोर्टेंट है एकीकी और आच्छादक फलन। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम फलन होते कौन से हैं, जो फलन एकीकी और आच्छादक होंगे वही प्रतिलोम में काम आएगा। यानी कि एकीकी और आच्छादक आपको चूज करना आना चाहिए, तभी आप उसका आप इन्वर्स निकाल पाओगे, प्रतिलोम निकाल पाओगे, ठीक है। एकीकी और अंतक्षेपी पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो के आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट है फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अपन व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये फंक्शन होता क्या है, यानी कि फलन किसे कहते हैं। ओके, तो अपन ये देख रहे हैं कि भाई ये फलन किसे कहते हैं, है ना। तो देखो, हमने संबंध पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो आप पहले संबंध पढ़ें, क्योंकि फलन जो है संबंध में से निकला हुआ है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, कहीं पर भी कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। संबंध यानी कि रिलेशन। संबंध अपन ऐसे करते थे, जैसे मान लो कोई एक समूच्चय है ए और एक दूसरा समूच्चय है बी। ए से बी के अंदर रिलेशन, इसको अपन डिनोट कैसे करते थे कि कोई एक रिलेशन है आर सच दैट ए टू बी। ओके, ए के अंदर जो भी अवयव होते थे मान लेते हैं 1 2 3 4। बी के अवयव हैं ए बी सी डी ई, ये हैं, ठीक है। इसमें संबंध होते थे, है ना, रिलेशन होता। मान लो एक का रिलेशन है ए से, एक का रिलेशन है बी से, 2 का रिलेशन है सी से, 3 का रिलेशन है डी से और 4 का रिलेशन है ई से। ऐसा हो सकता है, ठीक है। मान लो एक और है यहाँ पे 5। अब देखो कि रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं। क्या है ऐसा संबंध के अंदर जो फंक्शन को अलग करता है ना। अगर एक ही होता तो फिर इसका नाम अलग क्यों करते हैं। तो है तो ये संबंध ही, लेकिन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन जो है एक विशेष प्रकार का संबंध है, इसी में से निकला हुआ है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। क्या कंडीशंस होती हैं, देखो, इसी की तरह है 2 सेट होते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो फंक्शन में भी इसी प्रकार से 2 सेट होते हैं। मान लो एक सेट है एक्स और एक सेट है वाई, ठीक है। सेट एक्स से वाई में एक इस तरीके से फंक्शन दे रखा है कि सेट एक्स के एलिमेंट्स यानी कि सेट ए के अवयव हैं वो यही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसी में डिफरेंस बताता हूँ, क्या यही ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। सेट एक्स के जो अवयव हैं इनको बोलते हैं एक्स। सेट वाई ले लेता हूँ, है ना, यहाँ बी की जगह एलिमेंट्स यही ले लेता हूँ, अवयव यही ले लेता हूँ ए बी सी डी और ई।
ओके, अब देखो रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए एक जो है ये दो, इसका संबंध ए से भी है, इसका संबंध बी से भी हो, तो ये पहली कंडीशन फलन के अंदर कभी नहीं होती है कि एक अवयव यानी कि ये जो अवयव x है ये y है, या इसको सेट A पहला वाला जो सेट है उस पहले वाले सेट में जितने भी अवयव होते हैं किसी भी एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। यहाँ संबंध बता रहे हैं, यहाँ मैं प्रतिबिंब से बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक का प्रतिबिंब है A, दो का प्रतिबिंब है B, तीन का प्रतिबिंब है C। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा कि तीन का प्रतिबिंब D, नहीं, ये जो फंक्शन जो होता है इस तरीके से होता है। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर जो सेट x है, सेट x है, ये x की वैल्यू होती हैं और ये इनपुट होती हैं, है ना। ये आपने इनपुट दिया और आपको जो मिलता है ना, वो मिलता है सेट y, यानी कि ये होता है आउटपुट, आउटपुट होता है y होता है। तो एक ही इनपुट के दो दो आउटपुट कैसे निकलेंगे, है ना, एक ही इनपुट के दो दो आउटपुट नहीं निकल सकते। तो सबसे पहली कंडीशन तो फंक्शन में ये हो गई है कि एक एलिमेंट्स का एक ही आउटपुट हो, यानी कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पर देखो 5 जो हैं, 5 जो हैं, इसका संबंध किसी से नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा तो एक रिलेशन है A to B में, तो ये यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि x के जितने भी अवयव हैं 5, 6, 7, प्रत्येक का प्रतिबिंब तो होना ही चाहिए, प्रत्येक का प्रतिबिंब तो होना ही चाहिए। चाहे अब देखो 5 का ये न करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 4 का प्रतिबिंब D है और 5 का भी प्रतिबिंब D है, ऐसे हो सकता है। एक के दो नहीं हो सकते, दो के एक हो सकते हैं, ये ध्यान में रखनी है। तो वही फलन किसे कहते हैं, मैं इसको सिंपली भाषा में क्या लिख सकता हूँ कि जो x है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रांत, और जो y है इसको बोलते हैं सहप्रांत। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रांत के जो भी अवयव हैं उन प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में कोई न कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। समूचे x के प्रत्येक अवयव का समूचे y में कोई न कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेट या समूचे x, या फिर ऐसे बोल दो कि भाई प्रांत में प्रत्येक अवयव का सेट y, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सह प्रांत में प्रतिबिंब होना जरूरी है, प्रतिबिंब, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिचित्रण होना आवश्यक, प्रतिचित्रण होना आवश्यक है। ठीक है, तो फलन किसे कहते हैं, फलन के अंदर बस ये ध्यान रखनी है, इधर जो डोमेन है, डोमेन यानी कि जो प्रांत है, इसका कोई भी अवयव है खाली नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डोमेन के एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। इतना अगर पता है तो आप आराम से बोल सकते हो कि मुझे रिलेशन और फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ जाएगा। अब अपन पूरा का पूरा इस तरीके से पढ़ेंगे कि डोमेन के अंदर कोई भी अवयव है, यानी कि प्रांत का प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर। फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं उसको अपन समझते हैं। देखो, मान लो एक सेट है x और एक सेट है y। ठीक है, x के एलिमेंट्स अपन यही ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। y के हैं मान लो a, b, c, d, e, f, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर एक फंक्शन इस प्रकार से हैं कि मान 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का भी प्रतिबिंब b है, 4 का प्रतिबिंब c है,
5 का प्रतिबिंब डी है। सबसे पहली बात तो है कि भाई ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि जो प्रांत है, इस पूरे को प्रांत बोलते हैं। ये जो प्रांत है इसके प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के अंदर कोई ना कोई प्रतिबिंब है। ये होता है सहप्रांत, पूरा का पूरा है ना सहप्रांत। अब इसके अंदर देखो, मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि भाई जो प्रांत है वो प्रांत क्या है? सेट एक्स, पूरा का पूरा सेट एक्स है, वो इसका प्रांत हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये पूरा का पूरा हो गया प्रांत हो गया। ठीक है, जो सहप्रांत है वो पूरा का पूरा सेट वाई होगा, है ना, सेट वाई होगा। सेट वाई के अंदर क्या है? ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है परिसर, है ना। ये चीज़ अगर आपको पता है तभी आप एक एक आच्छादक वगैरह आराम से कर पाओगे। आप बिल्कुल एक एक स्टेप देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। परिसर क्या होता है? परिसर का मतलब ये है कि सहप्रांत के अंदर ऐसे अवयव ढूंढो जिनका इसके अंदर पूर्व प्रतिबिंब हो। यानी कि ऐसे अवयव ढूंढो जिनका इधर से कनेक्शन हो, प्रांत के अंदर उसका कनेक्शन हो, यानी कि प्रांत के अंदर उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है, देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब है 1, बी का पूर्व प्रतिबिंब है 2 भी है और 3 भी है, सी का पूर्व प्रतिबिंब 4 है, डी का पूर्व प्रतिबिंब 5 है। तो यहाँ से ए से लेके डी तक ये क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ से कोई नहीं हो कनेक्शन, जैसे मान लो इसका सी से नहीं है, 4 का मान लो ई से है, तो फिर परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा ए बी डी और ई, ए बी डी और ई। ठीक है, जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है उसको अपन बोलेंगे परिसर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपन पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। ओके, फलनों के प्रकार में सबसे पहला फलन अपन पढ़ेंगे एकेकी फलन। एकेकी फलन, एकेकी फलन को 1 फंक्शन और इसको इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं ना, ये भी लिखा हुआ है इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, अब देखो एकेकी फलन किसे कहते हैं? एक मान लो मैंने एक समुच्चय ले लिया है x और एक समुच्चय ले लिया है y। x और y दो समुच्चय ले लिए हैं। समुच्चय x के अंदर अवयव हैं 1 2 3 4 और 5। समुच्चय b के अंदर अवयव हैं a b c d e और f। ठीक है, यहाँ से x से y में एक फंक्शन इस प्रकार से है कि ये लिखा हुआ है एकेकी, यानी कि 1 एक का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब हो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, है ना। एक के की एक 1 एक का एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे मान लो एक का f(1) इक्वल टू a है, एक का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब c है, 4 का प्रतिबिंब d है और 5 का प्रतिबिंब a है। यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब हो, उसको बोलते हैं एकेकी, 1 है ना। अगर मान लो इस तरीके से होता कि एक का यानी एक के 2 के, है ना, 2 का भी एक होता, इस तरीके से अगर ये होता है ना कि भाई 2 का ले लेता हूँ 1, तो 1 का भी 1 हो गया, 2 का भी 1 हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये सारे x की वैल्यू हैं, ये y की वैल्यू है। फंक्शन जो होता है उसको कैसे लिखते हैं? f(x) इक्वल टू y, यानी कि x की वैल्यू रखते जाओ आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, यानी कि इनपुट रखते जाओ आउटपुट मिलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकता हूँ ये जो प्रांत है ना, प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव का
यदि एक ही प्रतिबिंब हो, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, है ना, एक ही प्रतिबिंब हो, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, एक से ही एक कनेक्ट हो, तो वो होता है एकेकी फलन। अब इसको गणितीय रूप में मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर मान लो मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि ये फंक्शन तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स की जगह 1 रखोगे तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एक्स की जगह 1 रखो, एक्स की जगह 2 रखो। अगर एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का मतलब वो सेम ही होना चाहिए, बराबर का मतलब एक ही तो है ना। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो x1 और x2 के मान हैं वो क्या आने चाहिए, x1 इक्वल टू x2 ये आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। ये कंडीशन जो होती हैं ये होती हैं 1-1 फंक्शन। मैं अभी एक एग्जांपल लेके इसको और भी अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिया है ना, मैं ले लेता हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स, ये एग्जांपल है, आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x + 1। अब पहले मुझे क्या करना है, एफ ऑफ x1 निकालना है। तो एफ ऑफ x1 कितना आ जाएगा, x की जगह 1 रखो तो 2x1 + 1, है ना। और एफ ऑफ x2 कितना होगा, x की जगह 2 रखो तो 2x1 + 2x2, क्योंकि x की जगह 2 रख रहा हूँ। फिर क्या करना है, फिर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करना है। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि 2x1 + 1 बराबर एफ ऑफ x2, 2x2 + 1। आप इसको इस साइड लेके आ जाओगे, यानी कि 1 से तो 1 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट गया, तो इधर कौन बच गया, x1 इक्वल टू x2। ये कंडीशन आ गई है। अब ये आ गई है, इसका मतलब ये क्या है, फलन है वो एकेकी फलन है ना। तो एकेकी फलन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, प्रांत के जितने भी अवयव हैं सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब सह प्रांत के अंदर विद्यमान होना चाहिए, है ना। तो उसे बोलते हैं एकेकी फलन, 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। मैथमेटिकली उसका ये होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखोगे तब ये कंडीशन आनी चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। एग्जाम्पल से अपन ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है कि एक फंक्शन दे रखा है 2x + 1, एक बार एफ ऑफ x1 निकाला, एक बार एफ ऑफ x2 निकाला, दोनों को अपन ने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया है। इसका मतलब ही एकेकी फलन है। अगला अपन देखते हैं, और जो फलन एकेकी फलन नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, बहु एकेकी फलन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं बहु एकेकी फलन यहीं से समझा देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। जो फलन एकेकी फलन नहीं होते हैं वो फलन क्या होते हैं, बहु एकेकी होते हैं, ठीक है। देखो, बहु एकेकी फलन, जो फलन एकेकी नहीं होते, नाम से पता चल रहा है बहु, यानी कि बहुत सारों का एक, बहु का मतलब अनेक, अनेक से एकी का मतलब एक, अनेक से एक होना चाहिए। ये मैंने पहले बताया था कि एक से अनेक वाला कोई फंक्शन ही नहीं होता है। जैसे मान लो ये कोई एक सेट ए है और ये सेट बी है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5, इसके अवयव हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। एक से अनेक वाला सुना ही नहीं है। तो अगर मान लो इस तरीके से आ जाएं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएं, अबशद वाले ऐसा 100% पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि एक से अनेक, मैं एक से अनेक देखता हूँ, एक से अनेक का मतलब एक का आउटपुट ए भी है और एक का आउटपुट बी भी है, एक का आउटपुट सी भी है। तो एक से अनेक वाला कोई फंक्शन होता ही नहीं है, एक से अनेक वाला कोई फंक्शन
होता ही नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अनेक से एक हैं और अनेक से एक वाले में क्या, उसको क्या बोलते हैं, बहु एकेकी। जैसे मान लो एक सेट है x और एक सेट है y, इसके अंदर कोई फंक्शन है, सेट x के अवयव हैं 1 2 3 4 5, इसके मान लो a b c d e, ठीक है। अब इसमें बहु एकेकी मतलब बहुत सारों का एक आउटपुट हो सकता है, जैसे एक का a हो, दो का भी a हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 3 का मान लो b हो, 4 का मान लो c हो और 5 का भी c हो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। यानी कि f(1) इक्वल टू f(2) इक्वल टू कितना आ रहा, 1। तो बहु एकेकी, तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, उनको बहु एकेकी बोलते हैं। सिर्फ एक का अगर एक ही प्रतिबिंब हो, एक का एक ही प्रतिबिंब हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एकेकी फलन बोलते हैं ना, 1 फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनी वन, मैनी। अब बहु एकेकी फलन का अपन मैथमेटिकली अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है। देखो बहु एकेकी मैंने अभी बताया था कि एक सेट है x, एक सेट है y। सेट x के अवयव आप चाहो तो 1 2 3 4 और सेट y के a b c, ठीक है। तो x से y के अंदर जो फंक्शन हैं वो ऐसे हैं, a का प्रतिबिंब है 1, 2 का भी प्रतिबिंब है a, 3 का प्रतिबिंब है b और 4 का प्रतिबिंब मान लो है b है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मैनी वन आ रहा है, ठीक है, मैनी वन, यानी कि इसके 2 का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, है ना, मैथमेटिकली अप्रोच। गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो f(x) है, ये है अपने पास, ये फंक्शन अपने को दे रखा है f(x) इक्वल टू x²। तो सबसे पहले तो f(x1) कितना होगा, x1 का स्क्वायर, ओके। f(x2) कितना होगा, x2 का स्क्वायर। करना क्या होता है, f(x1) इक्वल टू f(x2), यही कर रहे थे अपन। अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) इसके अंदर सिर्फ इतना आए, x1 इक्वल टू x2, तब तो वो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अगर इस तरीके से न आए तो फिर देखो, अगर मान लो ऐसे आ जाए कि मैंने इन फंक्शन को अब बराबर कर रहा हूँ, तो मैं x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा, देखो x2 को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, a प्लस बी और a माइनस बी हो गए। ये जीरो कब होता है, जब ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। इसको अगर जीरो के बराबर करूँगा तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, एक ये कंडीशन आ गई। इसको जीरो के बराबर करूँगा तो x1 बराबर क्या आ गया, माइनस x2। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो x1 है वो किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस x2। ये जो कंडीशन होती हैं अगर इस तरीके से आ जाएं तब अपन बोल सकते हैं वो क्या है, बहु एकेकी फलन है ना। एकेकी फलन के अंदर क्या था, f(x1) और f(x2) दोनों को अपन बराबर रखते थे, है ना। तो बराबर रखने पर x1 बराबर x2 आता था। यहाँ पर अगर अपन इसको बराबर रखा है और मैथमेटिकली रूप से अगर ये x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गए हैं इस तरीके से, तो फिर वो हो जाएगा बहु एकेकी फलन, ओके। अगला अपन करते हैं आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन। नेक्स्ट है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन को बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन, ओके। आच्छादक फलन किसे कहते हैं,
एक सेट x और एक सेट y, इसके अंदर कोई एक फंक्शन है, इस तरीके से है। सेट x जो हैं इसके एलिमेंट्स में ले लेता हूँ 1 2 3 4। सेट y के हैं a b और c, ठीक है। एक और ले लेते हैं d। अभी अपन एक और अंतःक्षेपी भी देख लेंगे। अगर मान लो इसका प्रतिबिंब 1 का है a, 2 का है b, 3 का है c, 4 का है d, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये एक ही तो है ना। अब आच्छादक उसे कहते हैं कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के अंदर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। यानी कि आच्छादक उस फलन को कहते हैं जो इधर एक भी अवयव है वो खाली नहीं रहना चाहिए। यानी कि जितने अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होता है उन सभी अवयवों को बोलते हैं अपन परिसर। तो अगर मान लो ये कंडीशन बैठ जाए कि सहप्रांत है वो किसके बराबर आ गया, परिसर के बराबर आ गया। अगर सहप्रांत और परिसर बराबर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं आच्छादक। सहप्रांत और परिसर बराबर आ जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आच्छादक बोलेंगे। अगर मान लो एक का एक से ही कनेक्शन है और इधर से भी सारों का कनेक्शन है तो उसे बोलेंगे अपन एकेकी और आच्छादक। ये जो फलन है ये फलन है एकेकी भी हैं और आच्छादक भी हैं, ठीक है। तो जो एकेकी और आच्छादक होता है उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। और ये अगली एक्सरसाइज जो सेकंड है उसके अंदर बहुत काम आने वाला है। तो आपको एकेकी और आच्छादक फलन भी पता चल गया और आच्छादक फलन क्या होता है वो भी पता चल गया, ठीक है। जो आच्छादक नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अंतःक्षेपी फलन, है ना। नेक्स्ट है अंतःक्षेपी फलन। इससे अगला वाला जो है फलनों का संयोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर देखें, तभी आप सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो है वो आप पढ़ पाओगे उसको, ठीक है, उसके अंदर जा पाओगे। तो बहु एकेकी का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लो कोई एक समुच्चय है x और दूसरा समुच्चय है y। x समुच्चय है उसके अवयव अपन 1 2 3 4 ले लेते हैं, y के अपन ले लेते हैं मान लो a b c, ठीक है। a का x से y में एक फंक्शन इससे है कि a का प्रतिबिंब है ये, ठीक है, और दूसरा 2 का भी प्रतिबिंब है a, 3 का भी प्रतिबिंब है ये, 4 का भी प्रतिबिंब है ये, ठीक है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ पर देखो परिसर और सहप्रांत, परिसर और सहप्रांत जो हैं बराबर आ रहा है ना। परिसर और सहप्रांत बराबर आता है तो ए बी सी डी ई कर देते हैं, है ना। अब देखो चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं। अगर परिसर और सहप्रांत बराबर भी आ रहा है और इधर से मैनिवन भी आ रहा है, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, बहु एकेकी आच्छादक। चलो इससे पहले यही पढ़ लेते हैं कि पहले तो देखो ये बहु एकेकी है ना, क्योंकि 2 का रिलेशन 1 से है और दूसरा ये आच्छादक भी है। तो इस प्रकार के फंक्शन को अपन आप ऐसे भी बोल सकते हो, बहु एकेकी और आच्छादक, ठीक है। अंतःक्षेपी में क्या होता है कि आप सीधा इतना ही लिख सकते हो कि अगर उसका सहप्रांत जो है वो परिसर के बराबर नहीं है, ठीक है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, एकेकी भी हो सकता है बहु एकेकी भी हो सकता है, ठीक है। तो उस फंक्शन को आप अगर इस तरीके से देखो तो वो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, फलनों का संयोजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा ध्यान लगा के उसको देखना और आराम से समझना। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन यानी कि एक फलन के अंदर दूसरा फलन, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा इसको मैं हार्ड तो नहीं कह सकता, अगर आप इसको आराम से एक एक स्टेप को, एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए अगर समझोगे तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है।
और अगर नहीं देखोगे तो ये दिखने में भी बहुत हार्ड है और फिर बाद में आप इसको छोड़ते जाओगे और फिर आगे वाले चैप्टर है वो भी समझ में आने वाले नहीं हैं। देखो, फलनों का संयोजन, एक फलन के अंदर दूसरा फलन, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो एक समूचे मैंने लिया है x, है ना, एक समूचे a है जिसका अवयव है x, एक समूचे हैं b, है ना, और एक समूचे हैं c। अब a से b के अंदर एक फंक्शन इस तरीके से है तो ये हो जाएगा f ऑफ x, हमेशा यही होता है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो जो फंक्शन है वो इस प्रकार से हैं a से b में, फिर यही फंक्शन अगर मान लो b से c में है और उसका नाम दे दिया मैंने g है, फंक्शन जो है वो g हैं, वो इस प्रकार से हैं कि वो हैं b से c में, है ना। तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, ये पूरा अंदर आएगा g के, g ऑफ f ऑफ x। पूरा एग्जाम्पल्स लेके इतने तरीके से समझा दूंगा कि आप कितना भी फलन के अंदर फलन हो सारा समझ जाओगे, बस अभी देखते जाएं, अभी इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको g ऑफ f ऑफ x निकालूं, फलन सीधा a से एक ही स्टेप में अगर मुझे करना हो तो उसको बोलते हैं g ऑफ f, यानी कि गॉफ, ये होता है सीधा a से c के अंदर, g ऑफ f ऑफ x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीके से उदाहरण से समझाता हूँ कि एक फलन दिया हुआ है, एक मुझे समूचे दिया हुआ है a, उसके अवयव हैं 1, 2 और 3। एक समूचे दिया हुआ है b, उसके अवयव हैं a और b। a और b में मान लो इस तरीके से फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझना। 2 का b है 1, मैनी 1 तो हो गया, है ना, और 3 का है मान लो b, ठीक है। एक और फंक्शन मुझे दिया हुआ है b, और वो है a और b, और एक दिया हुआ है c है जो है 5, 6 और 7। a का है 5 से और b का है 7 से, ये एक फंक्शन दे रखा है g, है ना, a से b में, b से c में। मुझे क्या निकालना है, इसका g ऑफ f ऑफ x निकालना है, ठीक है, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट a से c के अंदर ये चीज़ बना देता हूँ। ये तो है फंक्शन, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये है समूचे a, इसके अवयव हैं 1, 2, 3, ये है b, इसके हैं a और b, और ये हैं c, इसके हैं 5, 6 और 7, ठीक है। a से b के अंदर एक फंक्शन है, एक का संबंध है, एक का है a से, 2 का भी है a से, और 3 का है b से। फिर इस a का है 5 से और b का है 7 से, और ये फलन है, ये g है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि f ऑफ 1 कितना है, a, यही तो लिखा था। f ऑफ x वो कितना है, f ऑफ, यहाँ जो आएगा वो f ऑफ x आएगा, तो f ऑफ 1 किसके बराबर है, a के बराबर, और f ऑफ a जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। आप देखो अगर मैं इसको नहीं देखता हूँ, है ना, सिर्फ a और b देखता हूँ, तो ये तो प्रांत हो गया और ये सप्रांत हो गया। फिर अगर मैं b और c देखता हूँ तो ये प्रांत हो गया इसका, और ये इसका क्या हो जाएगा, सप्रांत हो जाएगा। तो कभी भी प्रांत के अंदर अवयव खाली नहीं रहने चाहिए, है ना, कभी भी प्रांत के अंदर अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ठीक है, ये सॉरी f ऑफ a नहीं है, ये है g ऑफ a इक्वल टू 5 है ना। मुझे निकालना है g ऑफ f ऑफ x। तो देखो g ऑफ a 5 है, अब इस a की जगह पे मैं g ऑफ f ऑफ 1 लिख सकता हूँ। तो मैं g ऑफ
एफ ऑफ 1, ए की जगह की क्या, एफ ऑफ 1 कितना आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो एफ ऑफ 2, आप देखो एफ ऑफ 2 कितना है, 2 का वो इमेज कितनी है, 2 का प्रतिबिंब ए है, तो एफ ऑफ 2 कितना है, ए। तो जी ऑफ ए कितना आ गया, 5, ए की जगह पे आप 2 रखोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। और देखो यहाँ अपन और आराम से समझते हैं। देखो एफ ऑफ 3 कितना है, बी, एफ ऑफ 3 कितना है, बी है। जी ऑफ बी कितना है, 7 है। जी ऑफ बी कितना है, 7 है। अब इस बी की जगह पे आप क्या रखोगे, एफ ऑफ 3, तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना आएगा, 7। तो इस तरीके से ये हो जाएगा फलनों का संयोजन, किस तरीके से इन फलनों को निकाला जाता है। ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं, यानी कि मुझे सी से ए में जाना हो तो उसको बोलते हैं फॉग, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, यानी कि फॉग बोल सकते हैं। ठीक है। ए से सी में है तो उसे गॉफ बोलते हैं। ठीक है। तो एक और मैं इसका उदाहरण लेके आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। एक और एग्जांपल्स लेता हूँ कि एक मैंने समूचे ले लिया है ए, है ना, एक समूचे ले लिया है बी और एक समूचे मैंने ले लिया है सी। ए के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, मान लेते हैं 5। बी के अवयव अपन मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, है ना, और सी के अवयव अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये इससे इसमें एक फंक्शन है कि ए का प्रतिबिंब है, 2 का भी प्रतिबिंब मान लो ये है, 3 का प्रतिबिंब बी है, 4 का प्रतिबिंब सी है, 5 का प्रतिबिंब डी है, ऐसा अपन ने मान लिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बी से सी के अंदर जो होगा उसको फंक्शन जी बोलेंगे। मान लो ए का है अल्फ़ा, है ना, बी का है बीटा, सी का भी है मान लो बीटा, डी का है गामा। ठीक है। इस तरीके से अपने को एक फंक्शन दे रखा है फलनों का संयोजन। अब अपने को निकालना है गॉफ। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना है, ए, कोई दिक्कत नहीं। जी ऑफ ए कितना है, अल्फ़ा। अब ये ए की वैल्यू यहाँ से देखो कितना आ रहा है, एफ ऑफ 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू अल्फ़ा। बिल्कुल सिंपल। दूसरा देखो, अगर मान लो एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ए, और जी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, जी ऑफ ए की वैल्यू आ रही है अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू अल्फ़ा। बिल्कुल सिंपल। अब देखो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ रहा है बी। और यहाँ से देखो जी ऑफ बी, जी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बीटा। तो यहाँ बी की जगह ये रखो तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, बीटा। एफ ऑफ 5 है ना, एफ ऑफ 5 कितना है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है डी। तो जी ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, गामा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एफ ऑफ 5 इक्वल टू गामा, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया फलनों का संयोजन। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फलनों का व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, देखो एक सेट है, मान लो x है और एक सेट है y। ठीक है। सेट a के अवयव हैं 1, 2, 3, सेट y के अवयव हैं a, b, c। इसके अंदर एक फंक्शन है, उसको आप कैसे डिनोट करोगे, फंक्शन
x से y के अंदर ऐसे हैं कि a का प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब b है और 3 का प्रतिबिंब c है। इसका अगर इन्वर्स करोगे यानी कि इसका व्युत्क्रम करोगे, अभी देखो ये तो है प्रांत और ये है सप्रांत, है ना। अब इसका आप जैसे उल्टा करोगे तो ये तो प्रांत बन जाएगा और ये सप्रांत बन जाएगा, ऐसे जैसे ये है y और ये है x। अब y के अवयव क्या हैं? a b c, इसके अवयव हैं 1 2 3। इसके अंदर ये मान लेता हूँ कोई फंक्शन है g, है ना, वो किस में है? y से x में है। तो ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसका प्रतिबिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है, यानी कि एक फंक्शन है g जो किस से है? y से x के अंदर है ना। तो ये अब इसका क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इसका सप्रांत हो जाएगा। इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है ना, इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। आप जी भी बोल सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो एफ इन्वर्स। वो किस में हो जाएगा? y से x के अंदर। एफ इन्वर्स इस प्रकार है कि वो y से x, f अगर x से y है, एफ इन्वर्स y से x में इस तरीके से होगा। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हर कोई फंक्शन है वो इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। अब देखो ये फंक्शन है कैसा, पहले तो ये बताएं ये फंक्शन कैसा है। एक प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत के अंदर सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये एक ही है, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक ही हो गया। दूसरी बात ये है कि जो सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब भी विद्यमान है, यानी कि ये आच्छादक भी हो गया। तो हमेशा इन्वर्स निकलेगा किसका? जो एक ही और आच्छादक हो। मान लो ये आच्छादक नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि आच्छादक नहीं है, तो यहाँ पर एक और अवयव होता। अब इसको जैसे आप उल्टा करते तो ये एक और अवयव होता। अब इसका तो किसी से कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो प्रांत के अंदर तो कोई अवयव खाली रहना ही नहीं चाहिए ना। अगर वो खाली रहता है तो फिर फंक्शन ही नहीं होता है। इसलिए इन्वर्स हमेशा उनका ही होता है जो एक ही और आच्छादक दोनों हो, एक ही और आच्छादक दोनों हो। ओके, तो इस तरीके से फंक्शन जो है उसका बेसिक लगभग अपन ने पूरा पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर घुसने के लिए भी जो भी चाहिए वो भी अपन ने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए और सपोर्ट भी करते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।